सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर जाना, काम से घर पर लौटना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो हमारे कलाई पर चलती हुई दिखती है लेकिन नजरों में रुकी हुई होती है। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। हम आज अवतार सिंह जी पास साहब की इस कविता का जिक्र या उसका पाठ किस लिए किए, उसके पीछे वजह यही कि हम इस कविता को मीरा भाईंदर के संदर्भ में जोड़ते हुए एक ऐसी स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जो वर्तमान में मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। प्रचार प्रसार के दौरान ऐसे कई घटनाएं, ऐसे कई शब्दों का प्रयोग, न जाने ऐसे ऐसे शब्द हमको सुनने को मिले जिनका जिक्र मीरा भाईंदर के पहले के चुनावों में कभी हुआ नहीं। जो जो घटनाएं हमको देखने मिली, जो आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत, वो कुछ मर्यादाओं को छोड़कर, मर्यादाओं को लांघकर प्रयोग हुए। और हम चाहते हैं कि इसी बहाने मीरा भाईंदर को ही डिकोड कर ले इस कविता का संदर्भ मानते हुए कि मीरा भाईंदर वासियों ने विगत में वो कौन से सपने देखे और वो सपने टूटे भी या हुए भी पूरे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र आबादी के तौर पर एक धड़ल्ले से बढ़ने वाला क्षेत्र है और मीरा भाईंदर को डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमको जो मीरा भाईंदर को चलाता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, उसका जिक्र जरूर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका 2002 में बनी, उसके पहले नगर पालिका थी और नगर पालिका का पहला चुनाव होता है 1991 में। और उस समय मीरा भाईंदर की जनसंख्या होती है 1,75,632। लेकिन अगर हम 1981 की जनगणना पर जाएं तो उस समय हमारी जनसंख्या होती है मीरा भाईंदर की 67,000। मतलब जो बढ़ोतरी होती है वो 1,08,632 होती है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगर बात 2001 की जनगणना की करें तो उस समय हमारी जनसंख्या होती है 5,20,388 और बढ़त होती है 3,44,756 लोगों की आबादी की। ये सब ध्यान में रखिएगा, इसका जिक्र आगे काम आएगा। और उसके बाद 2011 में मीरा भाईंदर की जनसंख्या होती है 8,09,371, बट जो बढ़त होती है 2,88,990। मतलब महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से जिसकी जनसंख्या बड़ी तेज गति से बढ़ी। लेकिन जिस तेज गति से मीरा भाईंदर की जनसंख्या बढ़ी, उस तेज गति से क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया गया? यहाँ की राजनीतिक बिरादरी ने जो सपने मीरा भाईंदर की जनता ने देखे उसे पूरा करने के लिए अपना कितना दिया, अपना कितना योगदान दिया या उस और कितना झांका, इस सब समझने के लिए हम 1991 के पहले चुनाव में आपको लिए चलते हैं। उस समय नगर सेवकों की संख्या 50 होती है और जो दूसरा चुनाव होता है 1997 में, उस समय नगर सेवकों की 47 होती है संख्या और 5 मनोनीत नगर सेवक होते हैं। तो आज इस बहाने हम उन सभी लोगों को भी याद कर ले जिन्होंने 1991 का चुनाव लड़े और जीते। तो उस समय जो नगराध्यक्ष बनते हैं उस समय नगर पालिका थी, तो नगर पालिका में नगराध्यक्ष थे, वो बने गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा जी और तुलसीदास दत्तू मात्रे जी बने उप नगराध्यक्ष। मीरा भाईंदर के डीएनए में कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है और हम जो जिक्र कर रहे हैं वो ज्यादातर उस समय जो सत्ता मिलती है कांग्रेस को ही सत्ता मिलती है। और गिलबर्ट मेंडोंसा भी तत्कालीन मिनिस्टर बीए देसाई साहब आते हैं मीरा भाईंदर, उनका कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में गिलबर्ट मेंडोंसा का कांग्रेस में एंट्री होती है। और आज इस बहाने हम उन सब
नामों का जिक्र करें, कई लोग हमारे बीच में हैं, कई नहीं है, जिन्होंने मीराबाई की राजनीति की शुरुआत की। गिलबर्ट जॉन मेंडोजा नगराध्यक्ष के तौर पर, तुलसी दत्तू मात्रे उपनगराध्यक्ष के तौर पर पहली बॉडी 1991 से 1996 के बीच की। लियो कोलसा जी सभापति नियोजन वाले, भानुदास भालचंद्र जी भोईर सभापति शिक्षण समिति, थॉमस डिसोजा जी सभापति पानी पुरोठा, डॉक्टर गजानन देसाई सभापति आरोग्य समिति, प्रभात पाटिल जो वर्तमान में भी, जो पिछला टर्म था उसमें नगर सेविका, सबसे ज्यादा टर्म तक अगर नगर सेविका बनने का रिकॉर्ड नगर सेवक या नगर सेविका पद पे तो प्रभात पाटिल के नाम है वो, और लगातार वो चुने गए। वो सभापति महिला व बाल कल्याण समिति, सैयद मुजफ्फर नजर हुसैन साहब स्थायी समिति सदस्य जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय वहां सभा स्थायी समिति सदस्य 1991 में पहला चुनाव लड़े, जीते नगर पालिका का, और वो स्थायी समिति सदस्य बने। महेंद्र उदयराज जी सिंह स्थायी समिति सदस्य, श्री प्रमोद मेनन स्थायी समिति सदस्य, नारायण कटके सदस्य, यशवंत केशर भोईर नगर सेवक, चंद्रदेव सिंह साहब सदस्य नगर सेवक बतौर, शशिकांत प्रतिलाल शाह, राजनाथ सिंह ठाकुर, याकूब इस्माइल कुरैशी, बालकृष्ण तेंदुलकर, अरुण बाबाजी कदम, फ्रांसिस बोर्जिस, इजोदर बांडिया साहब, लेजगी भंडारी, जार्जी गोविंद, जयंत महादेव पाटिल, केसीनाथ जगन्नाथ पाटिल, सुरेश गोपीनाथ पाटिल, प्रफुल्ल पाटिल, बबूदा कदम, परशुराम पाटिल, सोमराज जैन, योगेश शर्मा, मोहन मधुकर पाटिल, मीराबाई लांगे, रीटा फेरो, जैनवी अल्मेडा, सुशीला कौंतिया, जयाबेन सप्री, जूडी डिसोजा, रीटा शाह, रीना मेहता, वर्षा किरण पाटिल, सुरेखा हेमंत पाटिल, सुलभा एम पाटिल, शमसुन्निसा पटेल, कैलाशबेन जानी, चित्रलेखा महेवरी, वासुदेव नंबियार, हरेश गावंड, अनंत रामचंद्र पाटिल, निकलस रॉड्रिक्स, मीठालाल रतनचंद जैन। इसके बाद जो चुनाव हार जाते हैं या जिनको मनोनीत सदस्य बनाया जाता है, उनमें नाम होते हैं प्रकाश ठाकुर, सत्यनारायण अग्रवाल, शैलेश दा पाटिल, उस्मान नुरले, रोहिदास शंकर पाटिल। ये बात 1991 से 96 तक ये बॉडी रहती है, और शुरुआती दौर में मीरा भाईंदर में वो सब काम की शुरुआत करते हैं नगर पालिका के अंडर में। मीरा भाईंदर में पानी की समस्या होती है, उस समय 36 MLD के करीब पानी आता है। इस पूरे कार्यकाल में पानी कोई बढ़ता नहीं है, 36 MLD का 36 MLD रहता है, और वो जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और मीरा भाईंदर पानी के लिए बदनाम सा होता है। उसी समय मीरा भाईंदर में जनसंख्या बढ़ती है, बिल्डिंग का व्यवसाय बहुत ज्यादा जोर पकड़ता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी जोर पकड़ती है। तो इन सब चीजों की बात आज राजनीति की ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम मीरा भाईंदर विधानसभा के संदर्भ में मीरा भाईंदर को डिकोड करने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा चुनाव आता है 1997 का। कांग्रेस का बहुमत रहता है, मीरा भाईंदर का पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। मीरा भाईंदर का DNA कांग्रेस का रहा हुआ है जो शुरुआती दौर में। मीठालाल जी जैन की बात करें, जो जिला परिषद अध्यक्ष रहे, वो नगर से चुनाव जीते, लेकिन वो एक कहानी है कि मीरा भाईंदर में कांग्रेस में जो भी बड़े लीडर थे, चाहे वो मीठालाल जी जैन हो, चाहे वो दिवंगत प्रफुल्ल पाटिल जी हो, चाहे गिलबर्ट मेंडोजा हो। गिलबर्ट मेंडोजा जैसी राष्ट्रवादी बनती है 2002 के बाद महिला नगर पालिका चुनाव में, वो राष्ट्रवादी की ओर कुछ कर जाते हैं, वो राष्ट्रवादी ज्वाइन कर लेते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, उसका कभी विश्लेषण होगा। और ऐसे ही मीठालाल जी जैन मीरा भाईंदर की राजनीति छोड़कर पाली राजनीति करते हैं, और पाली से वो MP भी बन जाते हैं। जिक्र दिवंगत प्रफुल्ल पाटिल साहब करके, वो जब तक रहे पूरे दमखम के साथ लड़ते रहे, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल में 50 MLD पानी उनको जरूर याद किया जाएगा, जब वो छोटे कार्यकाल के लिए महापौर बने, नगराध्यक्ष बने 2000 और 2002 के बीच। उसकी भी दास्तान है, जब गिलबर्ट मेंडोजा लीगली कारणों से 1997 से 2002 तक की जो बॉडी होती है, उसमें नगराध्यक्ष पद से हट जाते हैं, और प्रफुल्ल पाटिल की एंट्री होती है। प्रफुल्ल पाटिल के चुनाव में भी कांग्रेस के दो धड़े, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी चरम पर थी। प्रफुल्ल पाटिल के सामने सिर्फ प्रफुल्ल पाटिल 2 वोट से जीतते हैं, जबकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी कांग्रेस के पास। तो ये राज है, और वो राजनीतिक राज है।
तो ऐसा होता रहता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है, हर पार्टी पे कोई ना कोई नेता अपना वर्चस्व करना चाहता है। लेकिन अब हम याद करते हैं 1997 से 2002 के बीच में वो कौन नगर सेवक थे जिन्होंने मीरा भाईंदर का नेतृत्व किया अपने अपने प्रभागों से, अपने अपने वार्डों से। तो उनके नाम आपके सामने, जो कहीं हमारे बीच है, कहीं नहीं भी है। हेलन जॉर्जी गोविंद, बॉर्जिस हेरल जॉर्ज, पाटिल अशोक बलवंत, डिसोजा जोडी थॉमस, रॉड्रिक्स मॉरस जॉर्ज, पाटिल सुरेश गजानन, कुरेश याकूब इस्माइल, देसाई लता गजानन, बाबर दिलीप माणिक, पाटिल करुणा किशोर, पाटिल प्रफुल्ल काशीनाथ जी, पाटिल वैशाली कांतिलाल, किनी छाया हीरा जी, ज्योत्सना हसनाले जो गत में महापौर का पद संभाले, नंबियार वासुदेव करुणाकरण, भोईर जयाबेन यशवंत, मात्रे ज्योति परशुराम, मात्रे प्रभाकर बेती चंद्रकांत जी, मात्रे चंद्रकांत खंडो जी, सैयद मुजफ्फर नजर हुसैन जो चुनाव लड़ रहे हैं, गीता फेरो, प्रकाश ठाकुर, विनोद काशीनाथ, अल्मेडा जेनविस्टस, गोन्साल्विस फ्रांसिना, सुशीला एडिशन, ठाकुर नितिन गोपीनाथ, गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा, कैलाश बेन जानी, डॉक्टर रमेश जैन, चौहान भीमराज राम जी, अग्रवाल धनराज नंदलाल जी, गायकवाड़ सतीश खंडेराव जी, पाटिल रोहिदास शंकर जी, कदम अरुण बाबा जी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पाटिल प्रभात प्रकाश, पाटिल उमा श्याम, मात्रे तुलसीदास मेहता, रीना नरेंद्र मेहता, रीना मेहता, रीटा शाह, शरद पाटिल, शैलेश पाटिल, परशुराम पाटिल, भोई शशिकांत, मोहन पाटिल, और इनके अलावा 5 नाम मनोनीत नगर सेवक के रूप में कोलासो लियो, चौहान महेंद्र सिंह, पाटिल जयवंत, अग्रवाल ओम प्रकाश, दुबेले प्रकाश शंकर। मनोनीत नगर सेवकों का यहाँ बड़ा राज रहता है। जो पार्टियों से हार जाते हैं उन्हें चांस दिया जाता है, और बाकी लोगों को तो चांस नहीं मिलता है। जो नहीं चुने गए या जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ कर गुजरते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वगैरह वगैरह सेवा देने वाला निवृत्त अधिकारी हो, उन लोगों को चांस कम मिलता है। पॉलिटिशियनों को ही मिला है जो हमने 10 जन का जिक्र किया 2 कार्यकाल में। इस समय मीरा भाईंदर में विधानसभा 2009 में बनती है। नगर पालिका से महानगर पालिका मीरा भाईंदर बन जाते हैं और महानगर पालिका बनती है 2002 में। उसका पहला चुनाव होता है 2002 में, 2002 से 2007। उस समय अगर हम पार्टी वाइज देखें तो मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का लीड गिलबर्ट मेंडोंसा करते हैं। कांग्रेस से बाय बाय करके वो राष्ट्रवादी में आते हैं। राष्ट्रवादी की स्थापना शरद जी पवार साहब के नेतृत्व में उसी समय होती है, उसके कुछ सालों पहले। तो मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष गिलबर्ट मेंडोंसा के नेतृत्व में 30 सदस्य नगर सेवक चुने जाते हैं। टोटल स्टैंड होता है 79 नगर सेवकों का। और अगर बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करें, जिसका नेतृत्व करते हैं मुजफ्फर हुसैन साहब, जो वर्तमान में उम्मीदवार है और वर्तमान में भी कांग्रेस के सुप्रीमो है, उनके सदस्य आते हैं 18। मतलब कांग्रेस का ग्राफ काफी गिर जाता है और राष्ट्रवादी उस वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं, कांग्रेस के वोट बैंक में, और राष्ट्रवादी यहाँ नंबर 1 पार्टी बन जाती है। उसी का नगराध्यक्ष महापौर जो बनते हैं, नगराध्यक्ष पहले गिलबर्ट सेठ रहे और मायरा मेंडोंसा महापौर बनती है। भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट मिलती है, शिवसेना को 4 सीट मिलती है, एक अपक्ष जीतता है। शहर विकास आघाड़ी 8 सीट पे काबिज होता है। मतलब अनबन शुरू हो जाती है कांग्रेस में, और कांग्रेस का ही दूसरा धड़ा जो 8 सीट लेता है शहर विकास आघाड़ी के नाम से, जो प्रफुल्ल पाटिल वगैरह ये इसमें शामिल रहते हैं। जनता दल सेक्युलर को 3 सीट मिलती है। बहुजन समाज पार्टी कोई खाता नहीं, बाकी किसी पार्टी का कोई उधर स्थिति होता नहीं है। 79 में से मोटा मोटा 30 राष्ट्रवादी पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 18, भारतीय जनता पार्टी 15, शिवसेना 4 और शहर विकास आघाड़ी 8, जो कांग्रेस का ही टूटा हुआ धड़ा होता है, और जनता दल सेक्युलर 3। 2007 के बाद चुनाव आता है 2007 से 12, संख्या होती है 79,
नगर सेवकों की, और कांग्रेस जंप मारती है 18 से 33 पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस डाउन होती है, 30 से 20 पर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी 15 से 9 पर आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। शिवसेना 4 से 5 पर आ जाती है। अपक्ष 5 जन होते हैं, लेकिन यहां जरूर जिक्र करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, जिसका जन्म 2006 में होता है और 2007 का उसका पहला चुनाव होता है। अरुण कदम नेतृत्व करते हैं मनसे का, और मनसे को 4 सीट मिलती है। और बाकी पार्टियों, लेकिन यहाँ 2007 में एक दो घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी का गठबंधन होता है, राज्य में भी होता है और ऊपर लेवल पर भी होता है। स्थानीय लेवल पर ये गठबंधन 2002 से 7 के तक तो चलता है, लेकिन 2007 में एक ऐसी राजनीतिक घटना होती है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो शीर्ष नेतृत्व है स्थानीय लेवल के, उनमें अनबन हो जाती है। मैं जिक्र कर रहा हूं गिलबर्ट मेंडोजा और मुजफ्फर हुसैन का। और महापौर निर्दलीय, बतौर निर्दलीय कैंडिडेट नरेंद्र मेहता के नाम पे उस राजनीतिक घटना ने नरेंद्र मेहता का, मीरा भाईंदर की राजनीति में नरेंद्र मेहता को स्थापित कर देता है। चूंकि मीरा भाईंदर के बतौर चाणक्य गिलबर्ट मेंडोजा का नाम लिया जाता है, जिन्होंने 35 साल तक मीरा भाईंदर की राजनीति पे राज किया, भले ही उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी कभी नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी स्टाइल में मीरा भाईंदर की सत्ता में जब जब जिस को चाहा बिठाया, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी की बात कर लीजिए, चाहे वो मनोनीत नगर सेवक बनाने की बात कर लीजिए, चाहे वो सदस्यों की बात कर लीजिए, उनकी राजनीति की स्टाइल एक अलग स्टाइल थी। और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी राजनीति की, और 35 सालों तक मीरा भाईंदर की राजनीति में 4 दशक तक सक्रिय रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के इस दौर में संभव होता नहीं, 5 साल में ही इधर उधर होने की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन इस दरमियान 2007 में नरेंद्र मेहता का जन्म, नरेंद्र मेहता वर्तमान में कैंडिडेट भी है विधानसभा चुनाव। 2007 और 12 के बीच में 2009 का विधानसभा चुनाव आता है। मीरा भाईंदर को 2008 में नया परिसमन बनता है महाराष्ट्र में, और मीरा भाईंदर एक विधानसभा सीट बन जाती है। मीरा भाईंदर मनापा में 2 सीटें बनती है, एक अवला माझीवाड़ा, एक मीरा भाईंदर। अवला माझीवाड़ा में मीरा भाईंदर मनपा का कुछ हिस्सा, और बाकी हिस्सा थाना महानगर पालिका क्षेत्र में आता है। वहां से प्रताप सरनाईक जीतते हैं, विधायक बन जाते हैं, और यहां से नरेंद्र मेहता भाजपा से उम्मीदवार होते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस से गिलबर्ट मेंडोजा उम्मीदवार होते हैं, और नई नवेली पार्टी मनसे के उम्मीदवार होते हैं चंद्रकांत वेती, जो पहले कांग्रेसी होते हैं, वो भी कांग्रेस से छिटक कर मनसे में चले जाते हैं। मतलब कांग्रेस का कहने का मतलब, कांग्रेस का ग्राफ की बात करें तो कांग्रेस के जो चंद्रकांत वेती का बहुत बड़ा कद, 3 बार उपमहापौर रहे स्थानीय राजनीति में, वो भी कांग्रेस। अब कारणों को ढूंढने हम आज विश्लेषण नहीं करेंगे और कभी, लेकिन फिलहाल 2009 का चुनाव आता है, चंद्रकांत वेती को 28,000 के करीब मत मिलते हैं मनसे को, और गिलबर्ट मेंडोजा वो चुनाव जीत जाते हैं, नरेंद्र मेहता चुनाव हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मेहता पीछे मुड़कर नहीं देखते, और स्थानीय राजनीति में वो अपने आप को महापौर पद प्राप्त करने के बाद और ये चुनाव लड़ने के बाद तेजी से अपने स्थानीय राजनीति में भाजपा का दामन थाम कर आगे बढ़ते हैं। चुनाव आता है 2012 से 17 का। 95 का नगर सेवक का बॉडी 95 नगर सेवकों की होती है। परिसमन जो चेंज हो जाता है चुनावी प्रक्रिया, और यहाँ एक प्रभाग में 4 नगर सेवक की पद्धति आ जाती है, चुनाव पद्धति। ये राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार जो नई आई हुई होती है उसके दौरान ये चीजें होती है 12 और 17 के बीच में। और 95 नगर सेवकों का जिक्र हम करें तो उस समय एनसीपी की सदस्य संख्या 20 से 27 हो जाती है। 7 सीटों का फायदा होता है एनसीपी को, लेकिन सीटें भी बढ़ जाती है तुलनात्मक दृष्टि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम 79 होते हुए 33 सीटें प्राप्त करती है, अब 19 पे आ जाती है 95, और बहुत परसेंटेज में गिरावट आ जाती है, जबरदस्त गिरावट आ जाती है कांग्रेस में।
भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी छलांग मारती है, जिसकी 2002 में 15 होती है, फिर 9 होती है और अब 30 पे पहुंच जाती है। मतलब सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रवादी से भी बड़ी पार्टी बन जाती है नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में। शिवसेना 5 से 14 सीटें प्राप्त करती है। इसमें मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा प्रताप सरनाईक का। उनके नेतृत्व में शिवसेना बहुत तेजी से बढ़ती है और 5 से 14 नगर सेवक उसके बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस 12 और ये जो कार्यकाल होता है, ये गठबंधन का कार्यकाल होता है। प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता की जोड़ी काम करती है, जो कोई जमाने में मुजफ्फर हुसैन साहब और गिलबर्ट मेंडोजा की जोड़ी थी। और इन्होंने, इस जोड़ी ने मिलकर मीरा भाईंदर में भाजपा और शिवसेना को स्थापित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और उसी से डाउनफॉल शुरू हुआ कांग्रेस और राकापा का। बहुत बड़ा हाथ माना जाएगा इन दोनों विधायकों का, उस समय के तत्कालीन विधायक। प्रताप सरनाईक, अभी तो चुनाव हो रहे और जिक्र हम शिवसेना 5 से 14 पे आई, उसी का जिक्र कर रहे थे। अपक्ष 1 नगर से चुना गया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 4 से 1 पर आ गई। बहुजन विकास आघाड़ी के 3 सदस्य चुने जाते हैं 2012 से 17, जो बहुजन विकास आघाड़ी हितेंद्र जी ठाकुर साहब की पार्टी। 2009 के चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद यहां 2014 चुनाव आते हैं। लेकिन मैं जिक्र जरूर करूंगा 12 से 17 के बीच में महापौर का। 2012 से 17 का कार्यकाल, पहला कार्यकाल, भले ही राष्ट्रवादी को कम सीटें थी, 27 नगर से थे, लेकिन मीरा भाईंदर की चाणक्य गिलबर्ट मेंडोजा ने अपनी चाणक्य नीति के हिसाब से कैटलिन परेरा को, अपनी सुपुत्री को महापौर बनाने में कामयाबी प्राप्त की। लेकिन 2.5 साल बाद, महापौर 5 साल में 2 बार बनते हैं, 2.5 साल के कार्यकाल के बाद नरेंद्र मेहता ने उसी का राजनीतिक बदला लेते हुए गीता जैन को महापौर बनवाया। गीता जैन नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में महापौर बनी, जो आज आमने सामने है, आज के 2024 के चुनाव में और 19 के चुनाव में भी। मीरा भाईंदर की एक खासियत रही है, चाहे जिक्र निर्मला सावले से कर लीजिएगा, चाहे जिक्र नरेंद्र मेहता का कर लीजिएगा महापौर पद पे जो बैठे, चाहे जिक्र गीता जैन का कर लीजिएगा, हमेशा गुरु और चेलों के बीच का लड़ाई देखने को मिलता रहा है मीरा भाईंदर में। और मीरा भाईंदर की राजनीति भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में ले ले, राजनीतिक नेताओं के रूप में ले ले, किसी के बारे में कहना बहुत मुश्किल सवाल होता है, मुश्किल काम है कि वो कल कहां किस नेता के साथ खड़े रहेंगे, किस पार्टी में रहेंगे। क्योंकि मीरा भाईंदर में वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो 2007 और 12 के हाउस में हुआ, मनपा सदन में। यहाँ कौन दल किसके साथ जुड़ जाएगा कहना मुश्किल काम है। और सत्ता के लिए सब जायज है राजनीति में, और सत्ता ही मेन टारगेट रहता है राजनीति का। वही देखने को मिलता है मीरा भाईंदर को कि अगर बात राजनीति की करें। और 12 से 17 में के दौरान 2014 का विधानसभा चुनाव आता है। भाजपा नरेंद्र मेहता को टिकट देती है, राष्ट्रवादी से गिलबर्ट मेंडोजा, दोनों की वापस आपस में भिड़ंत होती है। और उस टाइम गठबंधन होता नहीं है, शिवसेना की तरफ से प्रभाकर मात्रे उम्मीदवार बनते हैं जो 18-20 हजार के करीब वोट लेते हैं। याकूब कुरैशी को खड़ा किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, वो 18-20 हजार के करीब वोट लेते हैं। और गिलबर्ट मेंडोजा की गणित फेल हो जाती है और गिलबर्ट मेंडोजा चुनाव हार जाते हैं, नरेंद्र मेहता वो चुनाव जीत जाते हैं। और फिर शुरू होता है 2014 के बाद 2017 और 22। 2017 का महानगर पालिका चुनाव आते आते राष्ट्रवादी 0 हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नेतृत्व मुजफ्फर हुसैन साहब करते हैं, 19 से 10 पर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी 30 से 61 पर चली जाती है, नरेंद्र मेहता जिसका नेतृत्व करते हैं। शिवसेना 14 से 22 पर चली जाती है, जिसका नेतृत्व प्रताप सरनाईक करते हैं। और अपक्ष 2 हो जाते हैं। बाकी किसी पार्टी की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। सबका जो वोट बैंक था वो डिवाइड हो जाता है और 3 ब्रैकेट में आ जाता है। भाजपा
कांग्रेस का बहुत ज्यादा जनाधार घटता है, लेकिन फिर भी वो 10 सीट प्राप्त करती है और 10-12% वोट पे सिमट कर रह जाती है और पर्टिकुलर 2 प्रभाग की पार्टी बनकर रह जाती है नयानगर एरिया में, जो मीरा रोड में आता है। वेस्ट में उसकी उपस्थिति नहीं होती, ईस्ट में उपस्थिति नहीं होती, भाईंदर ईस्ट में, भाईंदर वेस्ट में, और वो मीरा रोड के एक एरिया में एरिया की पार्टी बन जाती है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। 2014 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हो जाता है जिसका जिक्र हमने किया, और उसके बाद 2019 का विधानसभा चुनाव आता है और 2019 में आमना सामना होता है गीता जैन, नरेंद्र मेहता और मुजफ्फर हुसैन, जो आज भी हो रहा है 24 में। और मुजफ्फर हुसैन को 55,000 के करीब वोट मिलते हैं, नरेंद्र मेहता को 65-66 अप्रोक्सीमेटली, और 79 के करीब गीता जैन को मिलता है। गीता जैन बतौर निर्दलीय खड़ी होती है, ये अपने आप में जबरदस्त जीत बोली जाएगी। और निर्दलीय कैंडिडेट ने दोनों राष्ट्रीय दल, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, दोनों उम्मीदवारों को पटकनी थी। अब जिक्र 2024 का करने के पहले आज की डेट में जो मीरा भाईंदर का पॉपुलेशन का जो ग्राफ है उसका जिक्र हम कर लेते हैं। मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव 2024 के पहले मीरा भाईंदर में कुल मतदाता, जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है, इसमें 3-4 हजार कुछ अपडेट नया आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो है उसी अपडेट को, उसी को आधार बनाकर मैं आपको बता रहा हूं। मीरा भाईंदर में कुल मतदाता है 5,07,452। पुरुष मतदाता है 2,66,235। महिला मतदाता है 2,41,213। अगर जेंडर रेशो की बात करें तो 90.6 है। सैनिक मतदार जो है वो 28 है, एनआरआई है वो 164 है, और 18 व 19 साल के जो मतदाता है यंग, वो 11,328 है, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे इस चुनाव में। और 85 से अबव की बात करें, जिनके लिए पोस्टल की व्यवस्था होती है, सैनिक मतदार के लिए भी होती है, तो उसमें जो आते हैं 5,061 है, जो 85 अबव एज के। और अगर इस पूरी जनसंख्या में हम जातिगत समीकरणों को टटोले, क्योंकि मीरा भाईंदर हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, और हिंदी बाहुल्य क्षेत्र में अगर हम इस जनसंख्या का वर्गीकरण करें तो मुस्लिम समाज का जो मतदाता है, मुस्लिम समाज की जो आबादी है, मतलब मतदाता की बात कीजिएगा, क्योंकि हम मतदाता का जिक्र कर रहे हैं, आबादी तो मीरा भाईंदर की 15 लाख 14 लाख के करीब है। और मीरा भाईंदर विधानसभा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र को ही हम डिकोड कर रहे हैं। तो मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम जो वोटर्स है वो 88,586 के करीब है। मराठी जो मतदाता है वो 84,068 के करीब है। नॉर्थ इंडियन जो उत्तर भारतीय मतदाता है वो 1,06,842 के करीब है। साउथ इंडियंस जो मतदाता है वो 27,313 के करीब है। कैथलिक जो मतदाता है वो 28,821 के करीब है। गुजराती, राजस्थानी, जैन सब मिला के 1.5 लाख के करीब मतदाता है। और इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में मीरा भाईंदर के जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, नरेंद्र मेहता का भी हमारे पास मैनिफेस्टो पड़ा है, मुजफ्फर हुसैन साहब का भी मैनिफेस्टो पड़ा है, और गीता जैन का भी मैनिफेस्टो है। सब में समानता है। समस्याएं वो की वो है जो 1990 के दौर से शुरू है। अब उसके लिए एक एक अलग अलग हमने एपिसोड भी बनाए, पानी का भी बनाया है, स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर, लेकिन जिक्र आज हम के इनके मैनिफेस्टो को एक बार टटोल लेते हैं आपके सामने। तो पहले हम जिक्र करते हैं, पर सब में कॉमन चीजें हैं, और इससे ये समझने की कोशिश करेंगे मीरा भाईंदर की जनता ने क्या क्या सपने देखे 1990 से लेकर, और आज भी वो के वो कभी भी कोई भी किसी का भी घोषणा पत्र आओ, समावेश वही होता है। तो हम जिक्र करेंगे आज पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो भी नाम देना दे लीजिएगा, मतलब एक ही है। पानी समस्या है, मीरा भाईंदर में पानी समस्या शुरुआत में भी हमने जिक्र किया।
उसका अपना एक इतिहास है, कैसे कैसे कौन कौन पानी लाया वो भी अपना इतिहास है। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में है पानी समस्या, आरोग्य सेवा। मीरा भाईंदर की आरोग्य की हाल अगर बात करें तो यहाँ 15 लाख की आबादी में सर्व सुविधा युक्त कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। दवाखाने भी हर प्रभाग में है, दवाई मिलेगी, स्टाफ नहीं मिलेगा, स्टाफ मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगा, ये हाल है। अगर बात रीडेवलपमेंट की करें तो मीरा भाईंदर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बिना प्लान का हुआ है। पंचायत के राज में भली 2 माले की परमिशन थी, 4-4 माले ढाडेले से बने, कोई नियोजन हुआ नहीं। अब भी बिल्डिंगें बीमार है लेकिन रीडेवलपमेंट हो नहीं रहा है। अगर बात करें रेलवे की, खैर केंद्र से संबंधित विषय है लेकिन अच्छा है, अगर गाड़ियों की ज्यादा आवाजाही बढ़ती है तो अच्छा है, उनके मैनिफेस्टो में है ये बात। पुलिस मुख्यालय नियोजन, यहाँ पे कमिश्नरेट आ गया, लेकिन जो भी है ठीक है, उनके जो उनके घोषणा पत्र को हम जिक्र कर रहे हैं। सत्र न्यायालय बना हुआ है लेकिन शुरुआत नहीं हुई है। मेट्रो सेवा शुरू है, काम चालू है। शिक्षण की अगर बात करें तो मीराबाई में मनपा संचालित दयनीय अवस्था में रहता है, वहां बच्चे ही जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहां का क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं। अगर स्कूल है तो टीचर गायब, टीचर है तो बच्चे गायब, मतलब हर विषय का टीचर भी उपलब्ध नहीं रहता है। और अगर ये राजनेता जो प्रसार में इतना समय जा रहा है, अगर एक दिन दे दे अपनी गाड़ी में बैठकर जितने भी 36 स्कूलों को ढूंढ ले तो पूरा खाका उनके सामने आ जाएगा। वो खुद ही बयान कर देंगे मीरा भाईंदर मनपा संचालित स्कूलों की हालत क्या है। रोजगार और लघु उद्योग की बात करें तो यह मीरा भाईंदर महानगर पालिका रोजगार का बड़ा केंद्र, बाकी तो रोजगार प्राइवेट में तो है नहीं और कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गई। लेकिन हालात यह है जो अस्थायी ठेकेदारों में भी मीरा भाईंदर वालों को काम कम मिलता है, बाहर वाले काम मिलता है। रोजगार सबको मिलना चाहिए, बाहर का सेंस जो पर्टिकुलर मीरा भाईंदर के एरिया में नहीं रहते, लेकिन वो भूमिपुत्रों को कर देगा। लेकिन उस बारे में कौन सोचता है, कितना सोचता है, एक सवाल है। खेल की मैदानों की बात करें तो मीरा भाईंदर में आरक्षित कई जगह है खेल के मैदान में, बार बार आंदोलन भी हुआ, लेकिन खेल के मैदान आज भी नहीं के बराबर है। जो आरक्षित है वो भी डेवलप नहीं कर पाई महानगर पालिका। आरक्षण की बात ठीक है, डेवलपमेंट डीपी के बारे में बात करें, अब डीपी में इतने दांव पेच है कि उस पर बात करें तो कौन करे। चुनावी में ठीक है, चुनाव में सब अच्छा लगता है, घोषणा पत्र भी अच्छा लगता है, लेकिन जब वर्क करने की बात आती है, जब आंदोलन की बात आती है तो अक्सर कम नेता नजर आते हैं। और बात करें तो भुआरी गटर योजना की, ये केंद्र सरकार की योजना है जो मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तत्कालीन, उस समय ये योजना शुरू हुई थी। आज भी अदर पे पड़ी है, जितने पैसों की योजना थी उससे ज्यादा इस पे खर्च हो गया और भ्रष्टाचार तो उसका कुछ कहना ही नहीं है, बंटाधार हुआ, इस योजना का ही बंटाधार हुआ है। आज भी ये योजना नहीं है और लोगों से धड़ल्ले से टैक्स लिया जा रहा है। अगर डंपिंग ग्राउंड की बात करें तो उत्तन वाले परेशान है लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। अगर बात वेदिकीय रुग्णालय और दफन भूमि की करें, वहां भी आवाजें उठती है, ठीक है, बहुत अच्छा है, इनके एजेंडे में शामिल है। उपजीविका फेरी वालों की बहुत बड़ी समस्या है। नारी शक्ति सुरक्षा, महिला सक्षमीकरण, ये भी अपनी जगह है। भाईंदर पश्चिम प्लेटफॉर्म और दोनों सड़क थे, इसमें राजन विचारे जी का जिक्र करूंगा। उनके कार्यकाल में ये काम हुआ कि केंद्र से संचालित होती है रेलवे। इसके बाद अगर जिक्र करें नरेंद्र मेहता के संकल्प पत्र का, जो भी उम्मीदवार है भाजपा से, भाईंदर से नायगांव तक सी लिंक का तत्काल निर्माण, जैसलबाग से गोडबंद तक के रोड को पूरा करना, कोस्टल रोड का निर्माण, भाईंदर वेस्ट से दहीसर तक लिंक रोड, पेंकरपाड़ा से आनंद नगर तक रोड विस्तार, सुभाष चंद्र बोस, मोटे मोटे पॉइंट का जिक्र करते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला भवन, विधवा पेंशन योजना, प्रदेश एग्जीबिशन सेंटर का निर्माण, खेलों के स्टेडियम का निर्माण करवाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट कोचिंग हेतु, ये सब सपने बहुत है
अब कहाँ क्या काम होता है, क्योंकि हम तो मोटे मोटे तौर पे जो आकलन करते हैं मूलभूत सुविधाओं का, मीरा भाईंदर की जनता आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान रहती है और उसका समाधान नहीं होता है तो बाकी चीजें ठीक है, अपनी जगह विकास होना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य और ये जो बड़ी बड़ी है ये समस्याओं का समाधान, और पब्लिक की यही शिकायतें रहती है। बाकी इनका भी बहुत लंबा चौड़ा, डिम कन्वेंस, रीडेवलपमेंट, डबल डेकर फ्लाईओवर, मुंबई मेट्रो रेल एक्सटेंशन, खड्डों से मुक्त मीरा भाईंदर। अब मीरा भाईंदर में इतना पैसा करोड़ों के रुपए आता है रोड के लिए, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका भ्रष्टाचार पे कोई जिक्र नहीं करता, सार्वजनिक बांध काम पे कोई बात नहीं करती। ये बहुत बड़ा रहस्य है, आज दिन तक इस राज्य में समझ नहीं पाया। सब नेता समस्याओं को उठाते हैं लेकिन समस्याओं की जड़ में कोई नहीं जाता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका वैसे भी भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रही है और यहाँ के घटिया निर्माण एक से एक बढ़कर देखने को मिलते हैं, तो उस पर कोई नेता बात नहीं करता। ये मेरे लिए आज भी राज है। इतने सालों से मैं भी इस पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ और सूर्य प्रकल्प का कार्य जल्दी पूरा होगा, वर्सोवा ब्रिज, भीमसेन जोड़ी मिला सिविल अस्पताल का दर्जा, अब जो दर्जा मिला हुआ है वहां पे वो भी दवाएं उपलब्ध नहीं है। जैसलमेर घोड़बंदर लिंक रोड, कोरोना काल में किए गए जनसेवा, ये तो इनके कार्यों का विश्लेषण है। तो कुल मिलाकर जिक्र हम यही करना चाहेंगे कि मीरा भाईंदर में समस्याएं अनगिनत है और हो सकता है कोई जीते कोई हारे, कौन आएगा उसके आने से क्या होगा ये तो बात अलग है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, हम वो हमारे पासा साहब की कविता को याद करते हुए, अवतार सिंह जी की, कि मीरा भाईंदर की जनता ने तो बहुत सपने देखे और इन 4 दशकों में मीरा भाईंदर ने क्या खोया और क्या पाया उसका विश्लेषण हम जरूर कर सकते हैं। चुनावी भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर में मतदान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतदान कितने प्रतिशत होगा कि यहाँ कम मतदान के लिए मीरा भाईंदर बदनाम सा भी रहता है, तो 50% से ज्यादा मतदान होता नहीं। और बात अगर वो जो निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो वोट कटिंग से वोट यहाँ का रिजल्ट प्रभावित होता रहा है और हर जगह होता है। वो कौन किसका कितना वोट काटेगा, क्योंकि 2 मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार हमारे सामने हैं। भाजपा से नरेंद्र मेहता जिसका अपना जनाधार है भाजपा का, और कांग्रेस जिसका अपना जनाधार है, उनके साथ उनके गठबंधन में 2-2 पार्टियां भी है। अगर बात भाजपा की करें तो उनके साथ शिवसेना शिंदे साहब का गुट है और अजीत दादा पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस है। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का अपना यहाँ दबदबा, ऐसा तो मीरा भाईंदर के डीएनए में कांग्रेस रही है, लेकिन फिलहाल उनके नगर से कम थे, उनका संगठन हर प्रभाग स्तर पे भी नहीं था, लेकिन प्रचार प्रसार में मुजफ्फर भाऊ कहीं भी कम नहीं नजर नहीं आते, प्रचार चल रहा है। उनके साथ 2 गठबंधन में 2 पार्टियां हैं, एक शरद पवार साहब की राकपा और एक शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे गुट। अब चूंकि शिवसेना 2 भागों में, एक इधर है गुट एक उधर है, ऐसे ही राकपा एक गुट उधर है एक गुट इधर है। अब क्या होगा ये तो 23 तारीख को मतदान के बाद मतगणना में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तीनों का प्रसार, चाहे वो गीता जैन का जिक्र कर लो निर्दलीय बतौर, चाहे वो नरेंद्र मेहता का कर लो, चाहे वो मुजफ्फर हुसैन साहब का कर लो। नरेंद्र मेहता भी प्रसार में भाजपा का एक बहुत बड़ा जनाधार है, इतने नगर सेवक है, उनके नीचे तक संगठन काम कर रहा है, क्योंकि इतने नगर सेवक होने से वो चार्ज रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि महानगर पालिका चुनाव जो आने वाले हैं, तो हर एक की नजर अपने अपने हिसाब से जो राजनीतिक कार्यकर्ता है महानगर पालिका चुनाव पर भी है, तो वो भी फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। तो भाजपा अपने संगठन के बलबूते पे चल रही है, लेकिन वोट ट्रांसफर जो है वो बड़ी बात है दोनों के लिए। चाहे वो कांग्रेस धड़ा हो, तो कांग्रेस का तो सीधा सीधा वोट ट्रांसफर हो रहा है, जितना भी वोट है, वोट कम ज्यादा वो विषय एक अलग विषय है, लेकिन जितना भी वोट है वो वोट ट्रांसफर होने की भूमिका में है।
जितना भी जिन पार्टियों का है। लेकिन यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पुराने जो चलते चीजें सब साथ में चलती है। तो पुराने जो भी अनबन रही होगी वो अनबन अब तो शायद खत्म होने की बात आ रही, वो खबरें हैं, लेकिन वो खबरें रियलिटी में तब्दील होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। तो सब इन सारे समीकरणों को मिलाए तो निर्दलीय उम्मीदवार जो अपने आप को एनडीए के करीब कहती है, शिवसेना शिंदे साहब को सपोर्ट किया था और टिकट की भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। शिंदे गुट को मिले ये टिकट या भाजपा गुट को मिले, बाद में भाजपा के नरेंद्र मेहता उम्मीदवार बने तो वो बागी बन गए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किसके वोट तोड़ेंगे? डेफिनेटली वो वोट टूटेंगे तो एनडीए के वोट टूटेंगे। उनकी अपनी एक स्थिर वोट बैंक है कांग्रेस की या एनडीए इंडिया गठबंधन की, और एनडीए की अपनी वोट बैंक है। तो वो जो सेंध लगेगी गीता जैन की वो इसी खाते में लगने वाली है। अब वो कितने वोट लेंगे या वोट से क्या परिणाम निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस सारे चीजों के बीच में हम पासा साहब को याद करते हैं जिनकी कविता का जिक्र किया था। तो जो सपने मीरा भाईंदर ने देखे, मीरा भाईंदर वासियों ने देखे, वो आज भी अधूरे ही है। और सपने तो रोज बढ़ते हैं। मीरा भाईंदर पब्लिक की अब डिमांड ज्यादा है, लेकिन सामने सप्लाई नाम की चीज जो राजनीति से आती है, सत्ता से आती है, राजनीतिक सत्तेधारियों से आती है, उस मामले में कहीं ना कहीं कमजोर है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में जो भी यहाँ का विधायक बनेगा, क्या वो इन सब चीजों पे गौर करके कुछ समाधान करने की ओर आगे बढ़ेंगे, या फिर यही सवाल आने वाले 2024 के बाद 2029 में भी मीरा भाईंदर के सामने यही सवाल खड़ा रहेगा कि ये हमारी समस्या है, ये घोषणा पत्र, और वही समस्या वापस घोषणा पत्र में कॉपी पेस्ट कर दी जाएगी। मीरा भाईंदर ने बहुत कुछ खोया है। 1990 से 2024 के दौर में कई नेता आए, कईयों ने सत्ता संभाली, लेकिन मीरा भाईंदर में जो आपसी मर्यादा या मर्यादित जो पहले सबसे पहले हमने कई अच्छे नेताओं को खोया है। नेताओं को खोने का मतलब अच्छे कामकाज को, जो नहीं आते सदन में तो बहुत दुख होता है, अच्छे लोगों का जाना, मनोनीत नगर सेवक में वही लोग आना जो चुनाव हार जावे, दूसरे को चांस नहीं देना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आए। जो कुछ मीरा भाईंदर के लिए कर सकता है लेकिन वो चुनाव लड़ नहीं सकता, वैसे लोगों को अभी यहाँ चांस मिलता नहीं। खोया तो हमने बहुत कुछ है। मीरा भाईंदर का एक रूटीन पैटर्न सा बन गया नेताओं का, वही लोग नजर आते हैं, वही राजनीति में नजर आएंगे, उन्हीं के चेले चपाटे नजर आएंगे, वही उनकी आभा मंडली जो है, वही लोगों को ठेके भी मिलेंगे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो ये कहने का मतलब ये मीरा भाईंदर ने बहुत कुछ खोया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर के बारे में यहाँ के जो भी विधायक बनेंगे नए, वो सोचेंगे। और दूसरा क्षेत्र भी हमारा औला माजीवाड़ा है, वहाँ का भी अगर हम करें तो जितनी जानकारियां हमारे पास है जो मीरा भाईंदर क्षेत्र में ज्यादा तो वहाँ भी प्रताप सरनाईक और नरेश मनारे के बीच में मुख्य मुकाबला है। और प्रताप सरनाईक 3 टाइम से विधायक है और चौथी टाइम ये टर्म में जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जो भी नुकड़ों के पोल है, नुकड़ों के ओपिनियन पोल, वो मीरा भाईंदर की सीट को लेकर भी है और औला माजीवाड़ा को लेकर भी है। तो अंत में हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि जब कभी हम ऐसा वीडियो कोई बनाए तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आभार।